अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर किया था मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर, एक पहला लेक्चर था। हम कर रहे थे उसके अंदर फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो कुछ चीज़ें हमने कर ली थी, कुछ रह गई थी। आज इसको मुकम्मल करेंगे इस टॉपिक को। इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्किंग करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स, ये एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं। दिस इज आवर 16th लेक्चर। वही 8वां यूनिट है, 16th लेक्चर है। इसके अंदर हमने ये किया था लास्ट टाइम, मास स्पेक्ट्रोमीटर, फंक्शन ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर, एनालाइजर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। इसका हमने एक पार्ट किया था, दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये इसका दूसरा लेक्चर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर 2, फंक्शन ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर, एनालाइजर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। This is the mass spectrometer, picture of mass spectrometer. So, हम जो करने जा रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर पे, हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी EIM। डिफरेंट टेक्निक्स हैं मास की, डिफरेंट फेनोमेना है आयनाइजेशन फेनोमेना मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। तो उसमें जो सबसे सिंपल टेक्निक है, जो इनिशियल टेक्निक है, फील्ड टेक्निक है, बाय which you can start the spectroscopic techniques, वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। इसी को हमने स्टार्ट किया। इसके अंदर ये हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम देखी थी कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर EIMS, सिंपल इनलेट सिस्टम, आयन सोर्स और आयन एक्सेलरेटर, मास एनालाइजर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर एंड मास स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास जो था सैंपल इनलेट सिस्टम हमने किया था कि जो हम यहाँ सेल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यहाँ एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से आप इंसर्शन करते हैं ऑफ द सैंपल, जो सैंपल इनलेट सिस्टम कहलाते हैं। आपका जो सैंपल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन हमारा EIMS के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो है कि आपका जो सैंपल वेपोराइज हो। तो डिपेंड कर रहा होता है, डिफरेंट टाइप्स के सैंपल इनलेट सिस्टम होते हैं। अगर वेपर्स में या गैस में कुछ तो कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली आप अपने सैंपल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर लिक्विड है, हाई वोलेटाइल लिक्विड है या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है, तो भी आप उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है उसको बॉइल डायरेक्ट प्रोब मेथड डायरेक्ट इंट्रोडक्शन को DIP मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रोब होती है, उसके निडल पे हम सैंपल लगा देते हैं, उसको हीट करते हैं इलेक्ट्रिकली हीटिंग, तो वेपोराइज हो जाती है। फिर उसमें हम ऑटो लॉक सिस्टम करते हैं, जिसमें प्रेशर को कम करते हैं ताकि कम टेम्परेचर पे ये वेपोराइज हो जाए और मिनिमम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, केमिकल रिएक्शंस हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद है आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर, मिनिमम रिएक्शंस हो। आयन दूसरा हमारे पास था आयनाइजेशन सोर्स, जिसके अंदर हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ टेक्निक्स में मुख्तलिफ आयनाइजेशन सोर्स होती है, लेकिन EIMS के अंदर जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम होती है और वहाँ पे फिलामेंट भी लगा हुआ होता है। और हमने देखा था कि पैनल भी लगा होता है और वैक्यूम पंप भी होता है, सारी चीज़ें हमने देखी। तो इसमें ये था कि जनाब ये आपका सैंपल इनलेट सिस्टम है, यहाँ से आपका सैंपल आ गया, ये आपका फिलामेंट लगा है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है और नीचे आपका एक एनोड लगा है जो इसको डायरेक्ट कर रही है डाउनवर्ड। ये रिपेलर लगा हुआ है और नीचे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है और ये हिट हो रहा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल मॉलिक्यूल के साथ, जिससे जो है ये आयनाइजेशन हो रही है और फिर ये पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, नेगेटिव आयन रिपेलर के पास आ जाते हैं, हमने पढ़ा था।
और जो न्यूट्रल स्पीशीज हैं वो वैक्यूम पंप से रिमूव हो जाती हैं। सिर्फ पॉजिटिव आयन मूव करते हैं टूवर्ड्स एनालाइजर एंड डिटेक्टर देन रिकॉर्डर। आयन एक्सलरेटर, इसमें जैसे ये भी था एक और पिक्चर, फिलामेंट से आयन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। ये एनोड लगा हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोप्लेट है जो इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम इंट्रैक्शन हो सैंपल मॉलिक्यूल एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम और मैक्सिमम चांसेस हो आयनाइजेशन के। नीचे वैक्यूम पंप है जो प्रेशर को मिनिमाइज करता है और न्यूट्रल स्पीशीज को रिमूव करता है। और ये आपका रिपेलर लगा हुआ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है जो नेगेटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव आयन को रिपेल करता है टूवर्ड्स एनालाइजर। सो आगे हम देखते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है आयन एक्सेलरेटर, आयन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। ये क्या करती हैं आयन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स? ये लगी इस आयन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दे हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं ये आयनाइजेशन चैम्बर के बाद ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इनके ऊपर 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेगेटिव, ये क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, एक्सट्रेट कर रहे हैं टूवर्ड्स एनालाइजर। ये आ गया एनालाइजर लगा हुआ है। तो एक्सट्रेटिंग प्लेट्स एक्सट्रेट करती हैं, डायरेक्ट करती हैं पॉजिटिव आयन को टूवर्ड्स एनालाइजर, एनालाइजर की तरफ ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, the exciting plates have high negative electrode potential 1 to 10 kilovolt. They move positive ion towards analyzer. अगला जो पार्ट है is also very, this is the second important part of EIMS. The first important part ionization source, ionization chamber, और the second important part है वो है mass analyzer. Analyzer second important part है जिसके ऊपर molecular formula define कर रहा हूँ, तो resolve करते हैं पॉजिटिव आयंस को सेपरेट करें, रिजॉल्व करें। तो एनालाइजर क्या है? मुख्तलिफ तरह के एनालाइजर होते हैं। यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है और अगर और थोड़ा एडवांस में आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में इस्तेमाल होती है, डबल फील्ड होती है। इसके अलावा अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो लो रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, सिंगल फोकसिंग एनालाइजर कहलाता है। अगर उसमें दो फील्ड हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की, डबल फोकसिंग कहलाते हैं, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाती है। इसी तरह साइक्लोट्रॉन है, आईवी ट्रैप है, क्वाड्रोपोल है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मुख्तलिफ एनालाइजर हैं जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हुए इस्तेमाल होते हैं और उनका मुख्तलिफ तरह से उनकी एफिशिएंसी होती है। तो ये अगर हम देखेंगे एक एनालाइजर है यहाँ पे, जब यहाँ से एक्सेलरेटिंग प्लेट से पॉजिटिव आयन आ रहे हैं तो ये यहाँ पे एक फील्ड आपने रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम समझें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो यकीनन जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव की तरफ अपने रास्ते को कर्व पाथ बनाएंगे, नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे और ना वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना स्ट्रेट जाएंगे, बल्कि सारे पॉजिटिव हैं नेगेटिव की तरफ जाएंगे, जिससे कर्व फ्लाइट पाथ जनरेट हो, कर्व फ्लाइट पाथ। अच्छा, ये जो एनालाइजर है ये दरअसल एक बैरियर है, जो फील्ड है ये एक बैरियर है। इसको समझने की जरूरत है कि जो फील्ड है इसका मतलब है बैरियर, यानी बैरियर के जरिए से रिजॉल्व कर एक मुश्किल, एक हर्डल हमने यहाँ रख दी है जिसको सब लोग एक वक्त में क्रॉस नहीं कर सकते। तो हर एक का टाइम डिफरेंस मुख्तलिफ होगा और इसमें क्योंकि जितने पॉजिटिव आएंगे सबका मास और चार्ज रेशो मुख्तलिफ है, सबकी स्पीड मुख्तलिफ हो, क्योंकि सबके ऊपर का मास मुख्तलिफ है तो स्पीड भी मुख्तलिफ। कोई बहुत तेज़ी से आ रहा होगा वो तेज़ी से आएगा तो उसको कर्व फ्लाइट पाथ में से मूव करना मुश्किल होगा, वो स्ट्राइक कर जाएगा। इसी तरह जो आहिस्ता आ रहा है वो इजीली इस कर्व फ्लाइट पाथ से टर्न कर जाएगा। तो इस तरह को स्ट्राइक करेंगे तो इजीली निकल जाएंगे। तो एक टाइम डिफरेंस पैदा हो जाएगा तमाम पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि सबका मास ओवर चार्ज रेशो मुख्तलिफ, सबकी स्पीड मुख्तलिफ,
वेलोसिटी मुख्तलिफ, तो सबकी जो है वो ये जो कर्व फ्लाइट पास है सबका एक वक्त में पास नहीं हो सकेंगे और हर एक का टाइम डिफरेंस हो जाएगा। तो कुछ जो स्ट्राइक करेंगे बॉल के साथ, क्योंकि ये क्यूब का रेडियस जो है हमारा ये चेंज नहीं हो सकता, यानी ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट की क्यूब है, उसका रेडियस तो वैरी नहीं करेगा, अलबत्ता जो पार्टिकल्स हैं उनका रेडियस चेंज हो सकता है। तो स्ट्राइक कर रहे हैं उस रेडियस के साथ नहीं आए जिससे वो कर्व फ्लाइट पाथ से मूव कर जाएं, तो अब उनका रेडियस वेरी करेगा, वो कैसे करेगा वो हम देखें। उस वेरी करने में टाइम लगेगा, ये टाइम डिफरेंस ये रेजोल्यूशन है। एनालाइजर क्या है? आयंस sequentially pass through the magnetic sector. Analyzer is magnetic field separate the ions according to their mass over charge ratio. मास ओवर चार्ज रेशो हर एक की डिफरेंट है, उसके लिहाज से सेपरेशन होगी, उसके लिहाज से वेलोसिटी होगी, उसके लिहाज से रेडियस होगा हर पार्टिकल की। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड in direction perpendicular to the direction of motion of an ion. ठीक है? In ions travel in a circular path, therefore the magnetic sector follow an arc. Resolution depend upon analyzer. ये एक एनालाइजर है, ये स्लिट से आया पार्टिकल और ये कर्व बनाएगा। अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, जो रेडियस है, ये इंस्ट्रूमेंट का तो फिक्स है, लेकिन हर पार्टिकल का रेडियस मुख्तलिफ होगा। जिसका रेडियस इससे मैच करेगा वो आसानी से गुजर जाएगा, जिसका रेडियस इंस्ट्रूमेंट के रेडियस से मैच नहीं कर रहा, कम है, ज़्यादा है, तो हम उसके रेडियस को मैच करवाएंगे इंस्ट्रूमेंट के रेडियस। ठीक है, उस मैच होने में टाइम लगेगा, बस ये टाइम डिफरेंस ये रेजोल्यूशन है। ये देखिए, ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, यानी जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की इसके परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक और पिक्चर है यहाँ पे, यहाँ भी एक पिक्चर है कि जनाब यहाँ पर एक पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, फिर ये मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर कर्व फ्लाइट पाथ है, दिस इज द कर्व फ्लाइट पाथ, ये मूव कर रहे हैं, कर्व बना रहे हैं। एनालाइजर मैंने बताया कि वर्किंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक सेक्टर ms is in, this is the working equation for analyzer, ये है मास ओवर चार्ज रेशियो, मास और चार्ज। b क्या चीज है? b द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाई है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो स्ट्रेंथ है जो आपको मालूम है। दूसरा r रेडियस, तीसरा है वोल्टेज, वोल्टेज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज है। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें वैरी करती हैं, एक रेडियस और एक वोल्टेज। वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहता है इंस्ट्रूमेंट में, जिसकी वजह से रेडियस ये भी फिक्स है, मास चार्ज भी किसी पार्टिकल का फिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस, और फिर आ जाता है वोल्टेज। अब ये वोल्टेज वेरी करता रहता है, जिसकी वजह से रेडियस भी वेरी कर रहा होता है। जब ये वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये दोनों वेरी करेंगे तो रेडियस भी वेरी करेगा। Where radius is circular path of ion. Ion deflection depend upon voltage, strength और mass over charge ratio. मास ओवर चार्ज रेशियो हर पार्टिकल का मुख्तलिफ है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, रेडियस और वोल्टेज पे डिपेंड। तो ये जो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और रेडियस, ये दोनों वेरी करते रहते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब जब ये वेरी करेंगे तो रेडियस भी वेरी करेगा, रेडियस वेरी करेगा, जब जैसी रेडियस मैच होगा तो वो मास हो जाएगा। अब इसमें ये बात समझने वाली है, जो बात समझने वाली है कि तमाम पार्टिकल्स आ रहे हैं, किसी का मास ओवर चार्ज रेशियो 10 है फॉर एग्जांपल, किसी का 20 है, किसी का 30 है। हमने ये सपोज किया कि 20 वाले हैं, उनका रेडियस वही है जो इंस्ट्रूमेंट का रेडियस। अब ये सारे एक साथ गुजर गए हैं। अच्छा, 10 वाला और 30 वाले के रेडियस मुख्तलिफ है। अब क्या होगा, जैसे ये स्ट्राइक करेंगे
आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ स्ट्राइक करेंगे, उनका रेडियस मैच नहीं कर रहा, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो वोल्टेज है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो वेरी होती है, फ्लक्चुएट कर रही होती है, वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएशन जैसे होती है वो फ्लक्चुएट करती है, वो फ्लक्चुएट करती है। तो जैसे ही उसकी वो फ्लक्चुएशन जिस पे रेडियस मैच, रेडियस डिफाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वोल्टेज, वो वोल्टेज और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिस पे रेडियस भी वैरी होता रहेगा, रेडियस भी वैरी होता रहेगा पार्टिकल, जैसे ही वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड पे वो रेडियस आ जाएगा उस पार्टिकल का जिसका मास 10 है, जो इंस्ट्रूमेंट का रेडियस है, वो फौरन उस मास से पास हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। यही टाइम डिफरेंस रेजोल्यूशन, सेपरेशन ऑफ आइंस, वन बाय वन आइंस को गुजरना है। मैं एनालाइजर क्या कर रहा है कि वन बाय वन एक एक आइन गुजरे, 10 वाला गुजरे, फिर 20 वाला गुजरे, फिर 30 वाला गुजरे, फिर 40 वाला गुजरे, फिर 60 वाला गुजरे, ताकि तो डिटेक्टर का काम आसान हो जाए। डिटेक्टर जो है वो आसानी से उनको सेंस कर सके, उनको रीड कर सके कि 10 वाले मेरे पास आए हैं, 4 पार्टिकल हैं 10 वाले, और 20 वाले 3 पार्टिकल हैं, यानी वो उसकी काउंटिंग करेगा डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है काउंटिंग करेगा, अगर ये 10 और 20 वाले एक साथ पहुंच जाएंगे तो इन सबको एक ही सेंस करेगा कि ये सारे 10 वाले, ये सारे 20 वाले हैं। तो एनालाइजर जो है वो एक बैरियर है जो सेपरेट करेगा, 10 वालों को एक साथ दे देगा, 20 वालों को एक साथ देगा। अब वो 20 वाले तो पहले गुजर गए थे, अब ये 10 वाले भी गुजर गए, जब ये 10 वाले गुजर गए तो अब वो 30 वालों को जरा टाइम लग रहा है, उनका रेडियस बहुत ही ज़्यादा चेंज है, तो वो फ्लक्चुएशन हो रही है वोल्टेज में, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही वो रेट, वो वोल्टेज और वो मैग्नेटिक फील्ड जिस पर रेडियस मैच कर जाएगा 30 वालों का, इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से उसमें ज़्यादा टाइम लगा, तो फिर वो भी पास हो जाएगा। ये सेपरेशन है, ये रिजोल्यूशन है तमाम पॉजिटिव आइंस की अकॉर्डिंग टू मास ओवर चार्ज रेशियो बाय एनालाइजर। अगला जो हमारे पास है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है? ये जो हमारे पास आगे डिटेक्टर लगा हुआ है, अब डिटेक्टर का काम बिल्कुल आसान है, जो मेन काम था वो एनालाइजर का था, इसलिए हमने कहा कि दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आयनाइजेशन चैम्बर जहाँ आयनाइजेशन होती है, और दूसरा हमारे पास होता है एनालाइजर। ये दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर जो हमारा डिटेक्टर का काम है, वो डिटेक्टर का काम है डिटेक्ट करना, काउंट करना। सवाल का जवाब लोग ये देते हैं कि डिटेक्ट कर रहे हैं। डिटेक्ट क्या मतलब? डिटेक्शन का आसान लफ्जों में समझाना है काउंट करना, काउंट द आइंस। तो एनालाइजर से वन बाय वन आ रहे हैं आइंस, रिजॉल्व होके आ रहे हैं, 10 वाले आ गए। अब यहाँ सर्किट्स लगे हैं, यहाँ पे आपके स्विचेस लगे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। डिटेक्टर काउंट द आइंस, इसको आइन अबेंडेंस कहते हैं। काउंट द आइंस, आइन अबेंडेंस कहते हैं। आइन अबेंडेंस का मतलब आइन की तादाद, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। फैराडे कप इस्तेमाल होता है, इज अ मेटल कप डिजाइन टू कैच चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम, जो चार्ज पार्टिकल को ये पकड़ता है और न्यूट्रलाइज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन में? 4 इलेक्ट्रॉन में 4 पार्टिकल। ये स्विचेस लगे हुए हैं। The current is produced that is proportional to the number of ions which strike it. Current produce हो रहा है, जितने ions होंगे। Through the use of electron multiplier circuit, this current can be measured and used to determine the number of ions. तो यहाँ पे डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करता है कितने, अब ये 10 वाले पार्टिकल्स आए, 4 थे, इसने काउंट किए जी, 10 मास है, 4 पार्टिकल है। 15 वाले आए, 15 वाले 2 हैं, 20 वाले 3 हैं। अब ये तादाद आती जा रही है, मास ओवर चार्ज रेशियो और तादाद, इसको आइन अबेंडेंस कहते हैं। ये डिटेक्टर काम करता है, ठीक है? ये काम जो है वो डिटेक्टर का है। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम क्या है? इनहेंस द आउटपुट ऑफ डिटेक्टर। जो डिटेक्टर का जो आउटपुट है उसको इनहेंस करना, मल्टीप्लाई कर देना। फिर हमारे पास है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या करेगा? इट प्लॉट द ग्राफ बिटवीन आइन अबेंडेंस एंड मास ओवर चार्ज रेशियो। डिटेक्टर ने जो हमें काम
रिजल्ट दिया है उसको एम्पलीफायर ने एनहांस कर दिया। ये हमारे पास जो डायग्राम है दिस वन। एनालाइजर से डिटेक्टर के पास आए, डिटेक्टर ने जो आउटपुट दिया उसे एम्पलीफायर ने एनहांस कर दिया। अब रिकॉर्डर रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड कैसे करेगा कि एक स्पेक्ट्रम बनाएगा। ये स्पेक्ट्रम है, एक तरफ मास ओवर चार्ज रेशियो है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आइन अबेंडेंस। आइन अबेंडेंस क्या है? आइन की तादाद काउंटेड बाय डिटेक्टर। तो डिटेक्टर ने काउंट किए आइंस, वो आइंस होंगे। डिटेक्टर ने जो काउंट्स किए वो आइंस यहाँ पर होंगे, और यहाँ पे मास ओवर चार्ज रेशियो। ये रिकॉर्डर का काम है, इसको रिकॉर्ड करना। दिस इज द मास स्पेक्ट्रम। लेकिन होता क्या है, recorder plot the graph between ion abundances and mass over charge ratio. Mass spectrum हमें मिलता कैसे? Output of the detector is fed through an interface to a computer. The computer can store the data, provide output in both tabular and graphic forms, and compare the data to standard spectra which are contained in a spectral library that is also stored in the computer. Mass spectrum is represented with a graph of person relative intensity versus mass over charge ratio. जो हमारे पास रिकॉर्डर है, ये हमारे पास करता क्या है? तो हमारे पास डिटेक्टर से रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मास ओवर चार्ज रेशियो वर्सेस mass over charge ratio versus ion abundance. Ions counted by the detector. Ions की तादाद, एक्चुअल तादाद। ठीक है, करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो आयन जिसकी अबेंडेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, उसके लिहाज से सबकी परसेंटेज निकालते हैं, ताकि परसेंटेज में किसी भी चीज को देखना आसान होता है। मिसाल के तौर पे एक आयन है जिसका मास है 10, उसकी परसेंटेज आ रही है, सबसे ज्यादा तादाद आ रही है 50। दूसरा आयन है जिसका मास है 20, उसकी तादाद आ रही है 25। तीसरा आयन है उसकी मास है 30, उसकी तादाद आ रही है 10। तो सबसे ज्यादा तादाद है 50 है, उसको 100 सपोज कर लेते हैं। इसकी 25 है, उसकी 50 हो गई, इसकी 10 है, उसकी 20 हो गई। अब ये परसेंटेज बनती है। तो पहला वाला 100%, दूसरा वाला 50%, तीसरा वाला 20%। अब ये परसेंट, ये कहलाती है परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी। परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी, क्योंकि परसेंटेज आपने लिया निकाली है, रिलेट की है सबसे ज्यादा तादाद वाले के साथ। तो अब जो ग्राफ आता है वो परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस मास ओवर चार्ज रेशियो। अब ये परसेंटेज काउंट द आइंस वाला जो है, आइन डिपेंडेंस कन्वर्ट हो जाती है परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी। तो एक्चुअल जो हमें ग्राफ नजर आता है, जो प्लॉट होके आता है, वो आता है परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस मास ओवर चार्ज रेशियो। बस ये फर्क है। जो डिटेक्टर का आउटपुट है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाता है, प्रोग्राम के जरिए से उसकी कैलकुलेशन की जाती है, और वो काउंट द आइंस को, आइन अबेंडेंस को परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो हमारे पास ग्राफ निकलता है, एक तो ये ग्राफ आता है, दूसरा टेबल फॉर्म आती है। दोनों तरह से आती है। कंप्यूटर हमें टेबल फॉर्म भी देता है कि जनाब ये 10 है, इसका मास, इसकी परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी 5% है, 11 वाले की 13% है, 12 वाले की 9% है। इस तरह जितनी पीक्स आ रही है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनकी पूरी एक टेबुलर फॉर्म हमें मिल जाती है। जैसे हम टेबल बनाते हैं, किसी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हम टेबल बनाते हैं, फिर उस टेबल के जरिए से हम एक्स एक्सिस के पॉइंट के साथ वाई एक्सिस के पॉइंट प्लॉट करते जाते हैं ग्राफ को। इसी तरह फिर ग्राफ भी आता है, ग्राफ भी आता है, टेबल भी आता है, टेबुलर फॉर्म भी आता है और ग्राफ भी आता है। ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन। ये देखिए, ये है मास ओवर चार्ज रेशियो। मास ओवर चार्ज रेशियो ये चल रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, फिर ऑनवर्ड्स जा रहा है, मुख्तलिफ तरह की पीक्स आ रही हैं। और ये जो पीक, ये जो आ रहा है आपका 0 से लेके 100, एक ये था डिटेक्टर ने हमें बताया था आइन अबेंडेंस, तादाद 4 है, 8 है, 10, उसको मल्टीप्लाई, उसको हम परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसका मास सबसे ज़्यादा है उसको 100 सपोज करके बाकी सबको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये कहलाती है पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी, जो यकीनन 0 से 100 होगी। इसका मकसद क्या है कि समझना आसान होता है। जनाब किसी आइन की तादाद 4 आई है, 6 आई है, इसको याद करना, समझना, कुछ कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन ये किसी तादाद 40% है, इसकी 60% है, अभी कंपेयर हो सकता है कि 40 ये 60 है, इनके कंपैरिजन आसान है। लेकिन मैं कहूँ कि इसकी तादाद 4 है, इसकी 10 है, इसको समझना मुश्किल है। लेकिन 30%, 70% को समझना आसान है। तो इसलिए हम इसको पर्सन रेटिव इंटेंसिटी में हम इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए से कन्वर्ट करके देता है। तो जो ग्राफ आता है वो पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी और मास ओवर चार्ज रेशो के दरमियान में आता है। ये भी एक मास स्पेक्ट्रम है, ये भी एक मास स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर ये मास ओवर चार्ज रेशो चल रहा है और 220 तक जा रहा है। और ये पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी है, पर्सन अबेंडेंस या पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी 0 से 100 तक जाती है। ठीक है, तो ये एक मास स्पेक्ट्रम हमारे पास इस तरह से आता है। एक दफ़ा फिर इसको अगर हम थोड़ा सा देख लें, कि सैंपल इनलेट सिस्टम से हमारा सैंपल इंसर्ट करते हैं, आयनाइजेशन सोर्स से यहाँ पे आयनाइज करते हैं। और आइंस भी 3 तरह के, या तो वो आइन पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट होता है, या नेगेटिव आइन में कन्वर्ट होता है, या फिर वो न्यूट्रल ही रहता है। तो तीनों पॉजिटिव आइन मूव कर जाते हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट भी पॉजिटिव आइन है, यानी मॉलिक्यूलर आइन जनरेट करना। लेकिन चूंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम या आयनाइजेशन सोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ना सिर्फ आयनाइजेशन करती है बल्कि उसके मुख्तलिफ आइंस और भी जनरेट कर देती है, फ्रेगमेंट जनरेट कर देती है। तो इस तरह बहुत सारे पॉजिटिव आइन इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर आइन मूव कर रहे होते हैं थ्रू एक्सलरेटिंग प्लेट्स, और फिर वाया मास एनालाइजर, और फिर मास एनालाइजर से एनालाइजर क्या करता है, इसको सेपरेट करता है, आसान कर देता है। डिटेक्टर का काम 1 बाय 1 भेजता है डिटेक्टर को, और ये एनालाइजर पे जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिपेंड कर रहा होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिपेंड कर रहा होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद डिटेक्टर लगे हुए हैं, डिटेक्टर जो है वो काउंट करते हैं आइंस को, और ये काउंट करने के बाद जो एम्पलीफायर है इसके आउटपुट को इन्हेंस करता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है, कैलकुलेशंस होती हैं, और पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी और मास ओवर चार्ज रेशो के दरमियान एक ग्राफ बनता है, एक टेबुलर फॉर्म जनरेट होती है, टेबल भी बनती है। देन यू विल ऑब्टेन मास स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल करना है तो आप लोग कर सकते हैं सवाल। यहाँ हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर को कंप्लीट कर लिया। जी रिफत फातिमा, आप कोई सवाल करना चाहती हैं यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए। अस्सलाम जी वालेकुम रिफत सर। फातिमा, सर आप कोई सवाल करना चाहती हैं? यस सर। सर पूरे लेक्चर में आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ड्रॉप हुई कि एनालाइजर वाला पार्ट जो था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया हम लोगों में से किसी को भी। अच्छा अच्छा, इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें एनालाइजर के अंदर ये जो हम एनालाइजर की बात कर रहे थे ना, एनालाइजर क्या है, ये एक फील्ड है, ठीक है। ये एक बैरियर है, ये क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है आपके आइंस को। मुख्तलिफ तरह के आइंस आ रहे हैं, इनको सेपरेट कर रहा है, 1 बाय 1 डिटेक्टर के पास भेजेगा। कैसे भेजेगा, क्या है, तो ये कर्व फ्लाइट पाथ है। हमने फील्ड जनरेट कर ली, पॉजिटिव आइन मूव करेगा नेगेटिव की तरफ तो खुद ही एक कर्व बनेगा, एक रेडियस जनरेट होगा। अब चूंकि हर मास ओवर चार्ज रेशो जो है अलग है, तो सबका रेडियस मुख्तलिफ होगा, सब एक साथ पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो सब जब एक साथ पास नहीं हो सकते, जो पास हो जाएंगे, जो पास नहीं हो सकते, तो अब उनका रेडियस चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंस्ट्रूमेंट में, जिसके ऊपर रेडियस डिपेंड करता है पार्टिकल का। तो अब जब वो फ्लक्चुएशन होती रहेगी, जैसी रेडियस
चेंज होगा, वो मैच करेगा इंस्ट्रूमेंट से तो पास होगा, उसमें लगेगा टाइम। ये जो टाइम डिफरेंस है यही सेपरेशन है। ठीक है, बात वाजे हो गई? सर और जो आगे आपने इक्वेशन बताई थी। हाँ, वो इक्वेशन भी मैं बता देता हूँ आपको। ये जो इक्वेशन है ना, ये बता रही है कि ये मास है, ये चार्ज है, ये बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस है, बी वोल्टेज है। तो ये जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज को वेरी करेंगे तो रेडियस वेरी होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये लिखते हैं ना, आयन डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, मास ओवर चार्ज रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई भी पार्टिकल आ रहा है, उसका एक मास ओवर चार्ज रेशियो फिक्स है, मिसाल के तौर पर उसका मास है 20। अब ये 20 वाले 4 पार्टिकल आ रहे हैं, ये स्ट्राइक कर रहे हैं जनाब ट्यूब के साथ, यानी इंस्ट्रूमेंट के साथ, उस रेडियस से पास कर रहे हैं। इनका रेडियस 2 है मिसाल के तौर पे। अब इन सब का रेडियस 2 है और 3 इन होना चाहिए पास होने के लिए। तो अब क्या करेंगे ये, अब वो जो फ्लक्चुएशन हो रही है ना आपके सिस्टम के अंदर, आपके इंस्ट्रूमेंट में वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कम ज्यादा, जैसे आप देखते हैं ना किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन होती रहती है, वोल्टेज की होती रहती है, ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अब जैसे ही वो वोल्टेज और वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसका रेडियस इसका 3 हो जाएगा, तो फिर एकदम ये पास हो जाएंगे। ठीक है ना। अब वो जो टाइम लगा, 2 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे, तो ये टाइम डिफरेंस जो पैदा हुआ है ना, इससे सेपरेशन हुई, यानी अब ये थोड़ा सा बाद में गुजरे। अब एक और पार्टिकल है जिसका मास है 50, उसका रेडियस आ रहा है 8, उसको 3 पे लाना है, तो ज्यादा टाइम लगेगा उनको, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन हो रही है जनाब, वोल्टेज 200 था, 230 हो गया, 240 हो गया, 280 हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस मैग्नेटिक फील्ड पे और वोल्टेज के जरिए से हम रेडियस को कंट्रोल करते हैं, ये दो चीजें इंस्ट्रूमेंट में वैरी कर रही होती है, जिसके जरिए से रेडियस कंट्रोल होता है। जैसी वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड उस वहां पे हो आएगी जिसका रेडियस उसका 8 से 3 होगा, तो वो पास हो जाएगा। तो इस तरह सारे पार्टिकल एक वक्त में पास नहीं होंगे। जो हमने फील्ड रखी है जिससे कर्व फ्लाइट पाथ बन रहा है, रेडियस जनरेट हो रहा है, तो हर पार्टिकल का एक रेडियस से जाए, रेडियस है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट का रेडियस तो अपना फिक्स है, उस रेडियस पे आने के लिए टाइम लगेगा हर पार्टिकल को। इसको एनालाइजर कहते हैं, जो सेपरेट करता है, डिटेक्टर के काम को आसान करता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अच्छा, और कौन है जो सवाल करने वाला है, वो देख लेते हैं। ये हो गई जी। और किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, जो मैंने काफी आसान करके आपको समझा दिए। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, नेक आलम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी सर, आवाज नहीं आ रही थी, सारा कह रहे थे आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए अब मैंने आ रही कॉल है भी आवाज? किया था। जी सर, अब आ तो रही जो है मेन आवाज। एनालाइजर का पार्ट है, मैंने इसलिए दोबारा समझा दिया आप लोगों को, क्योंकि इस जी पूरे सर, जी सर। लेक्चर में सबसे अहम काम, जो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें जो सबसे मेन पार्ट था वो आयनाइजेशन चैम्बर था, मैंने उस पर फोकस किया था ना। और इसके अंदर जो मेन काम है वो एनालाइजर वाला है, वो मैंने इसलिए दोबारा से समझा दिया कि ये समझ में आ गया तो फिर सब चीजें समझ में आ गई। ठीक है, सही है सर। चलो बस ओके यहाँ, सर। और कोई सवाल है किसी को? ठीक है, बस यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह मास स्पेक्ट्रम पे फोकस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।